आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जब एक कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है, मगर ये बहुत सारे लोग नहीं जानते कि किस तरह पैसा पैसे को खींचता है। कई जो है इस पर कॉमिक वीडियोस भी बनाए गए, मगर हकीकत तक लोग नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से उनका पैसा उनके लिए और पैसा नहीं खींचता है। वो अपना फाजिल पैसा, यानी कि जो एक्स्ट्रा रकम होती है खर्च के बाद, वो या तो अपने घरों की तिजोरी में रखते हैं या फिर कोई बैंक में रख देते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। पैसे को पैसा किस तरह से खींचता है, क्या पैसे से पैसे को खींचना चाहिए, और खींचना चाहिए तो किस तरह से खींचना चाहिए, ये अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र मौजूद हैं, जनाब एम.एस. शब्बीर साहब, जो कि बहुत बड़ा बैंकिंग का तजुर्बा रखते हुए वो शरई कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट को आजकल प्रमोट करने में मसरूफ़ हैं। एम.एस. शब्बीर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप चैनल पे हमें दावत देने का। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। शब्बीर साहब, मुख्तसरन तो आपका मैं तारुफ दे चुका हूँ, मगर आपका जो अ, ये जो प्राइवेट आपकी एंटिटी है, जिसको आपने शुरू किया, हलाल इन्वेस्टमेंट या फिर शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट, उससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड रहा? मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बहुत ही कम उम्र में बैंकिंग में आया और आंध्रा बैंक में तकरीबन 14 साल काम किया। जो मेरी बैंक में ज्वाइन किया तो मेरी 16 साल की उम्र थी। उसके बाद में माशाल्लाह। 14 साल आंध्रा बैंक में काम करने के बाद फिर मैं बाहर गया गल्फ में, और तकरीबन 22 साल मैं जैसे गल्फ में 4-5 बैंक्स में काम किया। और हर वक्त ये रहा कि एक्सपैट्रिएट्स, एनआरआईज, प्राइवेट बैंकिंग वगैरह में काम किया। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब होश आया और समझ में आया कि जो बैंक में काम नहीं करना चाहिए, सूदी कारोबार है। तो मैंने बैंक से निकल के एक्सचेंज कंपनी में काम करना शुरू किया। फिर देखा है कि पूरा माहौल जो है बगैर सूद के नहीं है, सब चीज़ इकॉनमी पूरी सूद की है। तो वापस बैंक में गया, लेकिन इस बार इस इरादे से गया कि इससे कुछ हल निकालें और अपने उम्मा के लिए हलाल रोजी और हलाल इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, ये करने के लिए गया। 2006 में मैंने अपना जॉब गल्फ से छोड़ के वापस आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2006 में ये कंपनी स्टार्ट किया, सेंसेज फाइनेंशियल सर्विसेज। और शुरू में ये रहा कि शरई और नॉन शरई दोनों रखा। इसकी वजह ये थी कि एक तो ये है कि नॉन शरई जो है बगैर उसके जो सो इकोनॉमिक्स नहीं बनती थी, यानी कंपनी वायबल नहीं हो सकती थी। और शरिया को मैं ये काम किया कि नॉन मुस्लिम्स या नॉन कम्युनिटी वालों को भी शरिया की दावत देकर उनको बताया कि आप नॉन शरिया के साथ अगर शरिया भी रखें तो दोनों में फ़र्क क्या है और समझ आए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के बाद फिर मैंने नॉन शरिया जब प्रोडक्ट्स आ गए और उसमें जो सो मौके मिले, तो मैंने नॉन शरिया बिल्कुल छोड़ दिया, अल्लाह ताला से इरादा किया, छोड़ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं 100% शरिया कंप्लायंट एडवाइज़र और प्रोडक्ट्स करता हूँ। और मैं सिटी माशाल्लाह। आपने रईस बताया कि एडवाइस आपने 14 साल की उम्र में बैंकिंग ज्वाइन की। 16 साल, शायद 16 16 साल। साल जी। तो इतनी कम उम्र में कैसा मुमकिन हुआ बैंक ज्वाइन करना? वो ऐसा था कि अगर आपको याद है तो 1971 की बात है कि पूरी हिंदुस्तान में आंध्रा बैंक में सबसे लंबी स्ट्राइक 1.5 साल की थी। और अच्छा। उस वक्त 1.5 साल तक वो लोग टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को चलाते थे। और क्योंकि ज़रूरत थी पैसे वगैरह की, हालात घर के ऐसे नहीं थे, तो मैं टेम्परेरी जॉब्स करता था जो रोटरी क्लब के थ्रू गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में 5 साल टेम्परेरी किया, फिर परमानेंट पा, फिर उसका मैनेजर बना। तो फिर उसके बाद में जब बाहर से मौका आया, जब बाहर से फॉरेन बैंक्स बुलाए मुझे, तो फिर बात। अच्छा, शबीर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग इन्वेस्टमेंट करने से क्यों कतराते हैं? इन्वेस्टमेंट करने से आप एक, उससे पहले मैं एक लफ्ज़ आपका जो आप बात की अभी उसका मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ कि फाजिल पैसा आपने कहा। फाजिल, मेरी नज़र में फाजिल पैसा कोई नहीं होता। अच्छा। क्योंकि होता ये है कि जो पैसा है उसको पहले से प्लान करें। फाजिल को नहीं होता। फाजिल को मतलब शायद आपका मतलब ये था कि लिक्विड फंड या लिक्विड पैसा हो जो खर्च करने के बाद जो बच जाए। जी। हमारे हिसाब से हम ये कहते हैं कि 2-3 तरीके हैं। एक ये कि आपके पास जो पैसे आते हैं उसमें से खर्च कर दें, उसके बाद में पैसे बचाएं। ये गलत है। अच्छा। दूसरा होता है कि आपके पास जितने पैसे आए उसमें से खर्च कर दें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये अच्छा, बचत नहीं हुई, ये तो इन्वेस्टमेंट। प्लानिंग का हिस्सा बना लें इन्वेस्टमेंट को।
बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले जब पैसा आए तो उसमें से इन्वेस्टमेंट करें, फिर जो बच जाए उसमें से खर्चा करें। तो इससे दो चीजें एड्रेस हो जाती है। एक, लोग ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा ये है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जमा करूं। तो अगर आप प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें अपनी, और जैसे आप जो भी गोल्स है, हर एक के लिए गोल्स होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, हज है, उम्रा है, या जो भी गोल हो, आप उसका प्लानिंग करें और पता करें कितना खर्चा होगा, कितनी मुद्दत के बाद होगा, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम टाइम वैल्यू मनी को नहीं जानते। पैसे में तीन चीजें साथ रखना चाहिए। रिस्क कितना ले सकते हैं आप, ये पैसा कितनी मुद्दत के लिए चाहिए, और किस मकसद के लिए चाहिए। अगर आप यहाँ से बैंगलोर जा रहे हैं तो आप स्पीड नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मैं कैसे पैसों पहुंच सकता हूँ बैंगलोर में। तो इसी तरह हर जर्नी आपकी फाइनेंस की, जैसे रिटायरमेंट है, बच्चों की शादी है, ये आप देखें कितनी मुद्दत है मेरे लिए। बच्चे की आज 5 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र में करना है तो 20 साल का टाइम है। तो 20 साल की अरसे में मुझे कितना पैसा खर्च होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, और हर महीना अगर मैं जमा करना हो तो कितना कर सकता हूँ। तो ये अक्सर लोग ये समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अमीर के लिए, नहीं, हर हर किसी के लिए। गरीब के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अमीर गरीब के लिए नहीं है, ये फाजिल पैसे का नहीं है। जो पैसा आता है उससे आखिरत के लिए, उसके बाद में उसको बचत करने की, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। मैं ये जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी को सरमायाकारी करने से पहले किन बातों को समझना चाहिए? एक तो ये है कि मैं आपको जैसे अभी बताया, टाइम वैल्यू मनी की हिसाब करना चाहिए। टाइम आपके वैल्यू। गोल्स क्या हैं? अक्सर लोग से पूछे तो जवाब ये देते हैं कि फ्यूचर के लिए, कभी जरूरत पड़ जाए पैसे के लिए, लेकिन वैसे नहीं होता। तो आप अगर देखें, अगर तो इंसान की जिंदगी में कम से कम 5 गोल होते हैं। एक ये कि मकान के लिए शेल्टर, दूसरा बच्चों की पढ़ाई, और अगर लड़कियां हैं तो आजकल के माहौल में लड़कियों की शादी के लिए, उसके बाद में होता है कि रिटायरमेंट के लिए, और पांचवा ये है कि आपकी सीनियर सिटीजन लाइफ के वक्त मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। हाँ, इन 5 के अलावा आपके बहुत सारे गोल हो सकते हैं। शायद आप 2 व्हीलर से 4 व्हीलर करना, खरीदना की ख्वाहिश रखते हैं, या कहीं ट्रैवल करना। गोल किसी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी। ठीक। इस तरह, और कितनी मुद्दत में होगा, तो फिर देखिए अच्छा। आपकी रियलिस्टिक है ही नहीं है। और ये समझे कि इसके लिए अगर पैसे जमा है तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा मुझे, तो टाइम हो गया, वैल्यू हो गई, जी। और पैसा है। इस तरह प्लानिंग करना चाहिए। एक छोटी और एक मिसाल देता हूँ आपको। आपने कुछ हिसाब किया है, आपको एक बेटे की शादी के लिए, सॉरी, एक बच्चे के लिए, और उसका 2 साल का अरसा नहीं हुआ, आप पूरे एक बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी बात है। प्लानिंग चेंज हो जाती है, सब पूरा चेंज होता है। तो इसी तरह जिंदगी में हर वक्त देखते रहना चाहिए और रिव्यू करते रहना चाहिए कि हमारी प्लानिंग क्या है। जी जी। तो ये इसके अलावा जो लोग आमतौर पे बैंक में डाल देते हैं, तो बैंक में न डालकर क्या करना चाहिए उनको? बैंक में डालने से सबसे पहली बात यह है कि बैंक से, एक अच्छी बात पहले बता दूं कि अच्छी बात यह है कि एक सिस्टम है जहां पर आपका महफूज समझते हैं, आप सेफ समझते हैं। दूसरा यह है कि उसका नुकसान यह है कि क्योंकि हमारे पास बैंकिंग पूरी सूदी कारोबार है, तो आप उसको, उस सूदी कारोबार को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास शरई तौर से सही नहीं है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आपको दूसरे ऐसे एवेन्यूज देखनी चाहिए जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें, और जब चाहे जब निकाल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से कैपिटल मार्केट में, जहां पर आप पैसा रख सकते हैं टेम्परेरी, जब चाहे जब पैसा निकाल सकते हैं जरूरत के वक्त, और वो आपका पैसा काम करता रहता है। तो वो एवेन्यूज क्या क्या हैं जनाब? एक ये है कि कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट के अंदर आप ETF बोल के है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसमें रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, और स्टॉक्स में खरीद सकते हैं। मतलब ये आप रिस्क लेकर अगर कुछ पैसा दें, दो चीजें हैं, एक रिस्क लेना जो कैलकुलेटेड रिस्क है, दूसरा जो है अनसर्टेनिटी, क्या होगा पता नहीं, वो गरार में आ जाता है। तो गरार की चीज में नहीं चाहिए। ये है ना कि आपको समझ पूछ के, आप स्टडी करके, इसका अगर करा तो ये फायदा हो सकता है, इतना रिटर्न मिल सकता है, समझना। खाली अगर गोली चला दी और आप लगा तो लगा, तीर लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, वो गरार हुआ, वो अलाउड नहीं किया जाना।
तो म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। तो वो हमारे सारे आपको कैपिटल मार्केट में मिलेंगे, बैंकिंग में नहीं मिलेगा आपको। जी और शरई तौर से मैं बता रहा हूँ जी। हिंदुस्तान में इस्लामी तरीके से इन्वेस्टमेंट के मौके होने के बावजूद ये तरीका क्यों उरूज नहीं पा रहा है? इसकी वजह यह है कि एक सबसे पहली बात, मालूमात नहीं है लोगों को, जी इल्म नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत पुअर है और लोग समझना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि शरई से उसे देखे अगर आप, तो लेख हमारे पास मुस्लिम्स में एक हो गया है कि बैंक में रखना गलत है, मगर बैंक में क्योंकि मजबूरी है सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, और सेविंग्स अकाउंट हो या करंट अकाउंट है, अगर कोई बोला करंट अकाउंट में रखते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? देखिए आप, एक तो है कि आपका पैसा फजूल में रखा हुआ है कहीं जहां इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो गलत है इस्लामी तरीके से। दूसरा ये है कि अगर एक साल की मुद्दत के बाद जो महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं, उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। छोटी मिसाल, 100 रुपए की वैल्यू एक साल के बाद 94 पे हो जाती है। क्यों? 6% इन्फ्लेशन। जी वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उलमा इसको बोलने से मना करते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को समझ में आए तो मैं दूसरी बात कहता हूँ। एक साल हकीकत तो यही है ना? जी, हकीकत तो यही है ना? हाँ, हकीकत तो ये नहीं, इसकी बात नहीं करूँ, दूसरी बात करूँ मैं, ये तो खैर जी समझते हैं उलमा, उसकी जी। इजाजत भी है। अच्छा। दूसरी दूसरी ये है कि एक साल होने के बाद आप रमजान में 2.5% ज़कात भी निकालते हैं। ज़कात पैसे कम नहीं करता है, बढ़ता है, इसलिए मना करते हूँ। लेकिन आम आदमी को समझने के लिए मैं ये कहता हूँ कि 6% इन्फ्लेशन और 2.5% आपका जो ज़कात निकालते हैं, तो मतलब कि 100 में से 91.5 होगा। तो कम से कम 100 से 100 रहने के लिए आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है, जी और यही इस्लाम कहता है, यही शरिया की हिदायत है। जी। इसके बजाय जो है लोग पॉन्जी स्कीम में मुब्तला हो जाते हैं। जी हाँ, पॉलिसी स्कीम्स में ये है कि पहली बात ये देखना चाहिए कि जो रेगुलेटेड मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉलिसी स्कीम रेगुलेटेड नहीं है। अच्छा। पॉलिसी स्कीम में ये होता है कि नया पैसा जो आ रहा है उससे, नया पैसा जो आ रहा है उससे पुराने वालों को पैसे देते हैं। नया पैसा जो आ रहा है कलेक्ट हो रहा है, उसमें से पुराने वालों को देते हैं। दूसरी बात ये है, पॉलिसी स्कीम में क्यों डालते हैं लोग? पॉलिसी स्कीम में इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न प्रॉमिस ज्यादा करते हैं, वायदा ज्यादा होता है। ये सिर्फ हिर्स के अलावा और कोई चीज नहीं है, जी वरना पॉलिसी स्कीम में नहीं देना चाहिए। आपको अगर मालूम ना हो तो तकरीबन 200 स्कीम्स हैं इंडिया में पॉलिसी स्कीम से, और इसमें 14 लाख करोड़ का पैसा लगा। 14 लाख करोड़? 14 लाख करोड़। जी ये पार्लियामेंट में किसी ने क्वेश्चन किया तो स्टैटिस्टिक्स दी हुई है, और बिल्कुल ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स। 14 लाख करोड़, 250 स्कीम्स, इसमें ज्यादातर मुस्लिम्स का पैसा है। जी क्यों जाते हैं? महीने को 3% मिलते हैं, हो गया साल के 36%। और अगर आप, मैं उनको बोलूँ कि मैं आपको 10% 12% का जो रिटर्न देता हूँ, तो समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि इल्म नहीं है कि कहाँ पर पैसा लगाएं। जी और एक तकलीफ ये है कि लोगों को वहां पर देते हैं, ये समझते हैं कि बैंक में रखे तो सूदी कारोबार कर रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं दिया, और पॉन्जी स्कीम, हालांकि पॉन्जी स्कीम की इजाजत नहीं है। दूसरी है कि हमारे पास जो आंख से दिखता है, जी हम उस चीज में रखना चाहते हैं। आंख से दिखने वाली चीज क्या है, जिसको फिजिकल एसेट्स कहते हैं? आंख से दिखने वाली चीज गोल्ड, प्रॉपर्टी। जी। तो जो दिखता है उसमें रखना चाहते हैं। जी फाइनेंशियल एसेट हो, आपका स्टॉक हो, तो आपको दिखता है। अभी मैं वही पूछना चाह रहा था कि बावजूद स्टॉक के जो रेगुलेटेड मार्केट है, सिक्योर मार्केट है, वैसी मार्केट में नहीं लगाकर लोग बेदरिग जो है प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मैं बताया ना, जैसे आपको पहली बात ये बताया कि आपको कि जैसे फिजिकल एसेट है जो हम देखते आए हैं। जी दूसरी चीज ये है कि समझते हैं हम कि जैसे प्रॉपर्टी में ज्यादा है। एक मिसाल देता हूँ, लोग सबसे पूछो, आप बोलेंगे कहाँ है, जमीन ही नहीं है खरीदने के लिए। जमीन महंगी होती जाती है हर वक्त। बिल्कुल बात गलत है। जो कहता है ऐसे, उसको प्लेन में बिठा के घुमाना चाहिए और देखें कितनी जमीन इस सारी दुनिया में है। जमीन तो बहुत है। जमीन बहुत। अब उसके आप बाद में अगर आप उनसे पूछें कि भाई आपको कैसे दिखा, अच्छा, तो बोलते हैं देखिए मैं एक 16 लाख रुपये कहीं जमीन में रखा था, और जो सब 60 लाख हो गए। जरूर है, पैसे बने, 16 लाख के 60 लाख हो गए। जी लेकिन जैसे फिर मैं वापस जा रहा हूँ टीवीएम कैलकुलेटर की तरफ, कि आपके 16 लाख 60 लाख में 60 लाख कितने साल में बने, और आप उनसे पूछिए कि आपको रिटर्न कितना मिला साल का, जो नॉर्मल नहीं बता सकते। अच्छा 99% लोग नहीं बता सकते कि उनको प्रॉपर्टी में कितना रिटर्न मिला।
क्योंकि हकीकत उनका कोई कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं होता जिसकी वजह से वो सिंपल नहीं बता। कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है। अब आपको देखें, अगर ने किराया था, हम्म किराया अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो तो 3 to 5% का रिटर्न आता है। हम्म और अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर आप बोले नहीं नहीं किराए के अलावा मेरे को जब बेचे तो पैसे आते हैं, हम्म, उस वक्त 7 to 8% आता है। अच्छा। 7 to 8%। स्टॉक मार्केट में क्या मिलता है आपको? कम से कम 12% मिलता है। हम्म स्टॉक मार्केट का हिसाब ये है कि उसको इन्फ्लेशन लगा लें आप, जब 6% इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन से 7% बढ़ गया था। हम्म, गोल्ड में इन्फ्लेशन से 1.5% हर वक्त आता है, अच्छा हर वक्त 1.5%, कभी इन्फ्लेशन से कम नहीं रहेगा गोल्ड का रिटर्न। अच्छा अच्छा। तो पुरानी कहावत या हमारे हैदराबाद की वो थी ना कि तुम्हारे को क्या मालूम, लेडीज जो बोलते हैं कि तुम्हारे को क्या मालूम, मेरी शादी के वक्त गोल्ड का ये भाव था। तो उनका हम्म मतलब ये होता है कि महंगाई इतनी बढ़ी और महंगाई से मेरा कम नहीं हुआ। असल बात ये, मगर जी कैलकुलेशन का वजह नहीं बता सकते। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जब करते हैं आप, हम्म तो ज्यादातर उसमें कैश ट्रांसैक्शन होते हैं। जब कैश, मिसाल के तौर पे 16 लाख की आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है, तो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हिसाब से आपने 6 लाख की, हम्म 10 लाख आप कैश दे दीजिए। जब 60 लाख की आप बेचते हो, 60 लाख में अगर बेचें, हम्म तो फिर 6 लाख की रजिस्ट्री के बाद 15 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, लेकिन बाकी जी 40 तो फिर कैश में आएगा। एक तो ये है कि कैश को एनकरेज कर रहे हैं, जो सही नहीं है। दूसरी ये है कि आप इस कैश का सिर्फ 2 इस्तेमाल कर सकते अच्छा। हैं। एक, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदें। हम्म दूसरा, उसका इस्तेमाल शादी नहीं है। खाना। जी, जी इस हिसाब से भी गलत है। टैक्सेशन में देखें अगर, तो 20% टैक्स है कैपिटल गेन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। हम्म स्टॉक मार्केट में अगर देखें तो पहला 1 लाख में टैक्स नहीं लगता है, उसके बाद 10%। तो हर किस्म से जो है सो टैक्सेशन के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और एथिकल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक मार्केट ज़्यादा हो। ओके। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो शरई बेस्ड सरमायाकारी करने के लिए अगर कोई मायल होते हैं तो उनका तर्ज अमल क्या होना चाहिए? उनका तर्ज अमल ये होना चाहिए पहले कि उनको ये समझना चाहिए कि पैसे की खरीद और फरोख्त नहीं करें। पैसे की, क्या जी। मतलब है इसका? पैसे पैसे की खरीदो फरोख्त नहीं करें, तो उन जराए या उन प्रोडक्ट्स में ना डालें जहां हम्म पैसे से खरीदा जाता है और बेचा जाता है। अब जैसे इसकी कि? मिसाल क्या है? जैसे कि जी। बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में क्या होता है? डिपॉजिट से पैसे लेते हैं, उसको बाद फिर किसी लोन वाले को देते हैं। तो हम्म ये कारोबार के कवा पैसे की खरीद पैसे है से कुछ। पैसे। इसी तरह आप देखें, बॉन्ड्स देखें, हम्म वही है। पोस्ट ऑफिस स्कीम देखें आप, हम्म प्रोविडेंट फंड देखें आप, ये सारी चीजें जो है, ये अगर समझ जाए आप कि लोन इक्विटी और रिस्क इक्विटी, रिस्क का मतलब है कि जहां पर थोड़ा सा रिस्क लेके अगर आप डालें तो उसको हम्म जायज हो जाएंगे। लोन जहां पर देंगे आप, वो पैसे को अगर लोन देंगे तो वो जायज नहीं होगा। तो जी। ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर इंसान थोड़ा सा रिस्क भी लेगा। तो हम्म शरिया उसकी इजाजत नहीं देता है, बल्कि कहता है कि थोड़ा सा रिस्क लें और जो आप जी कारोबार करें। आप जी खुद कारोबार नहीं कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज है उनमें आप लगाएं, और उसके आप मालिक हैं जी और कंपनी वाले चला रहे हैं कोई, तो मैनेजमेंट उनकी हो रही है, आपका पैसा है, पैसा लगा है, सरमाया लगा हुआ है, आपको फायदा आ जी। रहा है। हाँ, अब ये एक और चीज है कि कौन सी कंपनी में डालें, जो कंपनी शरिया कहलाए। अच्छा, आपने कहा कि रिस्क लेना चाहिए मगर थोड़ा लेना चाहिए। तो अगर कोई शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहे और रिस्क ज़्यादा भी ना हो और रेगुलर बेसिस पे उनको इनकम भी आना है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे सिंपल जो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल से जो है सो सबके जबान पे आ गया है, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड। ये एक एडवर्टीजमेंट एक सेबी वाले निकाले, एम्फी वाले निकाले हैं, जो काफी हुँ, पॉपुलर हो गया कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल अच्छा। फंड सही है में क्या शरई कोई म्यूचुअल फंड है? हाँ, हुँ, टाटा एथिकल फंड है, टॉरस एथिकल फंड है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप टाटा एथिकल फंड में या टॉरस एथिकल फंड में डालें। हुँ, हुँ, और क्योंकि मैं आपको बताया कि उसमें तकरीबन 12% का रिटर्न आता है, जो बहुत हुँ, ही मुनासिब है। और अगर इन्फ्लेशन आपका 6% है, जी। महंगाई 6% है, तो आजकल आप क्या है 6 इन्फ्लेशन? जी, आजकल इंडिया में क्या चल रहा है इन्फ्लेशन? आज का 6% का खरीद है, समझे आप? 6%, 6%। ठीक है। तो जी। आप 6% के हिसाब से, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, हुँ, 6% उसके निकाले अगर आप, तो हुँ, साल के 60,000 रुपये, हुँ, महीने को 5,000 हुआ।
5,000 के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होते रहेगा, मंथली इनकम भी मिलेगी, और जो है पैसा ग्रो भी होगा और टैक्स में भी बचत होगी। इसके बनस्बत इससे कंपेयर करें, आप अगर बैंक में डालें तो आप क्या होगा, आप कहाँ पर डालते हैं? अगर सिर्फ चाहिए तो आप कहाँ पर रखते हैं? बैंक में। मंथली इनकम चाहिए तो बैंक में रखे, 25 साल भी रखने के बाद में आपको वही देगा जो 10 लाख आपको जमा थे। अच्छा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देता है? सिर्फ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन से थोड़ा कम या ज्यादा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बैंक इन्फ्लेशन 6% है तो बैंक का रेट, डिपॉजिट रेट हर वक्त 5.25, 6, 6.25 इसी तरह में रहेगा। ठीक। वही अगर आप म्यूचुअल फंड में डालें और हर साल आप इन्फ्लेशन के हिसाब से 6% को आप बढ़ाते रहें, जैसे आपने 5,000 लिए तो एक साल के बाद आपको उसको 5,300 कर देना। तो तो मिनिमम कितनी मुद्दत के लिए करना चाहिए ये मैं समझता हूँ कि एक 5 साल की मुद्दत के लिए रखें तो बेहतर है। अच्छा। उसमें होता यह है कि जो वोलेटिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और 5 साल कोई बड़ी मुद्दत नहीं है, स्पेशली आप जब जैसे रेगुलर इनकम की बात करें। प्रॉब्लम ये है कि हम जो एक्चुअल रेट जो एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हमारी उम्मीद होती है, पॉन्जी स्कीम वहां पर आती है। जी बिल्कुल। हकीकत में 6%, 7% का रिटर्न लेना चाहते हैं, आप वहां पर 36% के ऊपर जाएं तो वहां पर नुकसान होता है। बिल्कुल ये सही। और जो ये सब, लेकिन है मौके है। म्यूचुअल फंड का हमने देखा है 18-20 साल तक या आप 10 साल तक भी अगर आप करें तो बराबर रेगुलर इनकम रहेगी और प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ेगा आपका। और फिर बरकत है, अल्लाह ताला ने वायदा किया है कि जहां पर हलाल उसमें रखेंगे तो हम पैसा बढ़ाते हैं। जी ये शब्बीर साहब, सबसे अहम आज के मौजू से मुताल्लिक सवाल, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के मौक़िफ़ में है फिर भी वो इन्वेस्टमेंट ना करता हो तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और इस्लाम उसका क्या तस्वुर पेश करता है? देखिए, ये आपने जो सवाल किया ये आज का बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर से मुसलमानों के लिए। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम हर वक्त ये पूछते हैं कि हमारे पास मौके नहीं है, इस्लामिक बैंकिंग कब आ रही है? इस्लामिक बैंकिंग आएगी जब आने के वक्त है, बहुत दूर की बात। लेकिन आपके पास जो आपके कंट्रोल में है, आप अगर उसमें सरमाया नहीं लगाएं और उसमें इन्वेस्ट नहीं करें तो ये बहुत बुरी बात है। एक अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देता है कि पैसे को फाजिल रखें, और जो है सो ये भी नहीं चाहता है कि आप कोई गलत कामों में लगाएं। जब मौके दिए गए आपको, यहाँ पर मैं मेरी मुराद है कैपिटल मार्केट से, यहाँ पर म्यूचुअल फंड से, स्टॉक से, ईटीएफ वगैरह है, वहां पर हमारे मुसलमान की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी है कैपिटल मार्केट में 36 लाख करोड़ की है। इसमें से आप 22 लाख करोड़ जो डेट है, मतलब एक लोन से जो डेट फंड्स होते हैं निकालना, तो 14 लाख। अच्छा। 14 लाख करोड़। 14 लाख करोड़। मुसलमानों की आबादी कितनी है? 200 मिलियन, यानी 20 करोड़। जी। मुसलमानों का इन्वेस्टमेंट कितना है स्टॉक मार्केट में? सिर्फ 35,000 म्यूचुअल फंड में बता रहा हूँ। 35,000 ओनली? बिल्कुल। अच्छा। शरिया कंप्लाइंट, मैं शरिया कंप्लाइंट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। म्यूचुअल फंड्स 2200 है टोटल, उसमें से शरिया कंप्लाइंट कितने हैं? सिर्फ 2 है। एक तो आप इक्विटी का फिगर सुन लिए हैं म्यूचुअल फंड का कि 14 लाख करोड़, और 20 करोड़ मुसलमान म्यूचुअल फंड जो शरई आपके मौके हैं और जो सर्टिफिकेटेड है और जो 12% से बढ़ के रिटर्न देते हैं, वहां पर सिर्फ 1200 करोड़ के पैसे। अच्छा। और ये 1200 करोड़ में से भी दूसरी फॉर्म के भी, सिर्फ पूरे मुसलमान के स्टैटिस्टिक्स से आप सब निकाले कि 2 म्यूचुअल फंड में 1200-1500 से बढ़ के, इसमें कुछ जैन का भी पैसा है, तो अगर आप निकालें तो 1000 करोड़ भी नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह कि हम सब बात तो करते हैं कि तो मौके मिलने चाहिए। मेरा सवाल मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई जिसमें हर कोई आ गया, शुरू करता हूँ वक्त से, उसके बाद मदारिस, मसाजिद, ट्रस्ट, इंडिविजुअल्स, ये सब मिला के पैसे कभी रखे हैं क्या इंस्टीट्यूशंस का? मेरे जहाँ तक, मैं तकरीबन 40-50 साल से हूँ उस इंडस्ट्री में, मैंने अभी तक कोई मस्जिद, मदरसा या कोई बोर्ड, किसी का पैसा नहीं देखा है। अच्छा। ये बहुत बड़ी तकलीफ है चीज़। और अगर आप इंडस्ट्री से बात करें तो बोलते हैं कि भाई हमारे पास डिमांड बताई, डिमांड है ही नहीं तो हम प्रोडक्ट कहाँ से निकालें? तो आप 1200 दिखे तो कैसा आएगा आपको मौका? और ये रिटर्न नहीं देता कुछ नहीं है, रिटर्न 12% दे रहा है। सवाल हमको इस इंस्टीट्यूशन से करना चाहिए, अपने आप में झांकना चाहिए कि ये जो मदारिस है,
जो मसाजिद हैं, जो वक्फ है, इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उन्हें कोई इतराज़ नहीं रखे, लेकिन हमारे लोग डरते हैं कि पैसा डालने के लिए। जो बहुत ही गलत चीज़ है। ये लोग जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को कि वो खुद ये कौम का पैसा जैसे सही उसमें नहीं रखें, जमा करके रखें। जी, एक तो है इंस्टीट्यूशंस जो कौम का पैसा बढ़ने नहीं दे रहे हैं, दूसरे इनफरादी इंडिविजुअल लोग हैं। बिल्कुल सही। तो इस्लाम क्या कहता है ऐसे लोगों के ताल्लुक से? इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम तो ये कहता है, जब आपका पैसा हो तो आप दूसरी जगह नहीं डालें जहां पर जो नॉन इस्लामिक है, नॉन शरिया है, बल्कि शरिया इस्लाम उसमें ही डालना चाहिए। मवाखे रहते हुए नहीं डालना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और ये मैं समझता हूँ कि गैर शरई है कि आपके पास पैसा हो, मौके हो और आप ना डालें। इसको सबको समझना पड़ेगा, हमारे मुफ्तियान इकराम को सुनना पड़ेगा, हमारे इंस्टीट्यूशंस के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। जी, इंस्टीट्यूशंस अगर अपना पैसा हलाल तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और पैसा पैदा करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूद पर कर्जा लेते हैं। ऐसे लोग सूद पर कर्जा लेने से बच जाएंगे और छोटे छोटे रोज़गार या छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे करने में उन्हें कामयाबी हासिल होगी। बहुत अच्छा मशवरा है आपका, बहुत प्यारी बात आपने की है। फाइनेंस कंपनीज जो है, सोसाइटीज जो है, इन लोग को, क्योंकि एक तो ये है कि इल्म नहीं है, और जब पब्लिक का पैसा है तो बहुत हो जाते हैं कि पब्लिक का पैसा है, हम रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि इस्लाम नहीं कहता, ये शरिया की तरफ नहीं है। अगर वो मुस्लिम पैसा मुस्लिम में ही सर्कुलेट हो जाए, सिर्फ सर्कुलेशन में लेके आए, तो मेरा ये ख्याल है कि जो सब गरीबी जो हमारे मुसलमानों में है, वीकर सेक्शन है या माइनॉरिटीज है, वो नहीं रहेंगे। मुझे लगता है आप एक सोच लीजिए ना, ज़कात के कितने पैसे जमा होते हैं? ज़कात क्या है? कोई फिगर है, अलग अलग फिगर है। मैं ज़कात के पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो तो डिसबर्समेंट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे या इंस्टीट्यूशनल, अगर आप ये मौके में अगर जो दिए गए हैं हिंदुस्तान में, जहाँ पर इतनी परेशानी है और ये आजकल के हालात के हिसाब से, वहाँ पर अगर जमा तो कभी ऊपर नहीं आ सकेंगे और कभी प्रोडक्ट नहीं आएगा इस्लामिक, जब तक कि आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करें। जी, इस उम्मीद के साथ के लोग शऊर में आएंगे और इस एपिसोड से ये दर्स हासिल करेंगे कि एक तो पैसे को बेकार डालना नहीं है, और फिर उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिस्क भी कम हो, हलाल भी हो और रेगुलर इनकम भी आए, इनफरादी और कौम का भला हो। आपका बेहद शुक्रिया शब्बीर साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब MS शब्बीर साहब, जो कि शरिया बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, सेंसेज कंपनी के फाउंडर हैं, और ये बैंकिंग छोड़कर इस इंडस्ट्री में आए हैं ताकि लोग हराम से बचें, हलाल ज़रिए से कमाएं और पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजारें और आखिरत में भी कोई टेंशन ना हो। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।